फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, राइट। क्योंकि इसके पहले जो होता है वो बेसिक्स ही होते हैं, राइट। टर्मिनोलॉजीज वगैरह हम लोग समझते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है इसका, वो तो बहुत बेसिक चीज हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वी नीड सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4, देन ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 and then one particular rule of order 6 which is order 6 rule 15। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं इन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। बैराक में जहां जहां ये बैराक में निकालो, ये प्रोविजंस निकालो, सेक्शन 26 निकालो, 26(1). 26(1) क्या बोलता है, 26(1) says every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed। तो फर्स्ट पार्ट इज द जनरल रूल, मतलब कि एक सूट कैसे फाइल करोगे, एक प्लेन फाइल करके, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है, इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इसका मतलब देयर आर आल्सो अदर वेज ऑफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट व्हिच इज लाइक फाइलिंग अ पिटिशन इन द हिंदू मैरिज एक्ट, राइट। या फिर सीपीसी में ही जब हम लोग सूट्स बाय इंडिजिन पर्संस पढ़ते हैं, वहां पर आपके सूट कैसे फाइल होता है, बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन। और इंडियन सक्सेशन एक्ट का भी एग्जांपल दिया होगा मैंने, जहां पर कि यूज फाइल अ सूट बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो सेक्शन 26(1) not only gives you a general rule, it also gives the other part कि आप apart from filing a plaint you can also file a suit। Then we have section 26(2). 26(2) क्या कहता है, that in every plaint fact shall be proved by affidavits, right। वहां पर proved की जगह क्या वर्ड यूज होना चाहिए, supported, right। एफिडेविट का यूज आप प्रूफ के लिए नहीं करते हो, एफिडेविट का यूज होता है ओनली फॉर सपोर्टिंग इट, ठीक है। एंड दैट इज ड्यू टू द बार ऑफ सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। याद है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 1 एकदम क्लियरली बार कर देता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू एफिडेविट। सो 26(2) में जो वर्ड प्रूव्ड है, वो प्रूव्ड को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, सपोर्टेड, ठीक है। So 26 को हम लोग देखें तो it says there must be a plaint and that plaint must be supported by an affidavit। 26(1) and 2 यही कहते हैं। Then we go to the corresponding order of section 26 which is order 4। order 4 में जाओ, go to order 4। order 4 rule 1 sub rule 1 language is very similar to section 26(1) which says every suit shall be instituted by presenting plaint in duplicate। plaint in duplicate का मतलब क्या होता है, simply means copy of the plaint, ठीक है। तो plaint in duplicate और किसे प्रेजेंट करना है, to the court और to the officer appointed by the court in that behalf, ठीक है। so 26(2) order 4 का rule 1 सब rule 1 जो है, ये 26(1) के 26 के एक स्टेप आगे जाएगा, बोलेगा कि प्लेंट और एफिडेविट तो 26 ने कह रखा था, अब एक कॉपी ऑफ प्लेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। Then sub rule 2 में जाओगे, sub rule 2 will say that the plaint must comply with the rules of order 6 and order 7। देखो लिखा है वहां पर sub rule 2 में। तो order 6 and order 7 order 6 का नाम क्या है, pleadings generally, and order 7 का नाम क्या है, plaint। क्या हुआ सब ठीक है, सुरभि ठीक है, सब कुछ गड़बड़ है, प्लीडिंग जनरली एंड प्लेंट। तो प्लीडिंग्स जनरली एंड प्लेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग्स, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 6 का रूल 1 क्लियरली बोलता है प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। बट इज इट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। क्यों, there are other things which are also pleadings but not covered under order 6 rule 1। जैसे order 8 rule 9 में हम लोग जब जाते हैं तो वहां पर क्या मिलता है, go to order 8 rule 9। order 8 rule 9 क्या है, order 8 rule 9 में subsequent pleadings, ठीक है। तो मतलब initially pleadings हमारी होती है plaint and WS, but there are subsequent pleadings which are the subsequent to plaint and WS। subsequent pleadings are still pleadings, और उसमें क्या क्या आते हैं हमारे, rejoinder, replication और
सेट ऑफ काउंटर क्लेम, ओके, रिप्लाई टू काउंटर क्लेम, रिप्लाई टू सेट ऑफ, और नहीं बताया था मैंने, और नहीं बताया था मैंने इसका, नहीं ये तो नहीं बताया था मैंने। सर रिजॉइंडर, रिबटर, सर रिबटर, हाँ कई सारे होते हैं तो याद रखना। हाँ एडिशनल डब्ल्यूएस भी हो सकता है उसमें, बिल्कुल हो सकता है। सो प्लीडिंग जनरली ऑर्डर 6 रूल 1 को हम लोग हमेशा किसके साथ, हेलो, हाँ ठीक ठीक है, हाँ रिबटर एंड सर रिबटर यूज में तो नहीं है बट थियोरेटिकली इट इज। चलो इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर 8 रूल 9 के साथ, ठीक है। एंड देन वी हैव द प्लेंट, ठीक है। प्लेंट अभी नहीं, जब ऑर्डर 7 आएगा तब हम लोग करते हैं इसका प्लेंट का। देन वी हैव ऑर्डर 6 रूल 15, इसका नाम क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। सो जो भी प्लेंट आप फाइल करोगे आपको उसे वेरीफाई भी करना पड़ेगा, और ऑर्डर 6 रूल 15 में सब रूल 1, सब रूल 1 क्या बताता है, वेयर डू यू वेरीफाई एंड हु कैन वेरीफाई, ठीक है। वेयर डू यू वेरीफाई, एट द बॉटम, एट द एंड, लिखा है एट द फुट लिखा होगा उसमें, ठीक है। सो एट द फुट मतलब एट द एंड और द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड देन द सेकंड पार्ट इज हु कैन वेरीफाई, सो इट कैन बी वेरीफाइड, क्या लिखा देखो पहला, बाय द पार्टी, बाय द पार्टी मतलब अगर प्लेंट है तो प्लेंटिफ और डब्ल्यूएस है तो डिफेंडेंट। फिर उसके बाद लिखा है और बाय वन ऑफ द पार्टीज प्लीडिंग, ठीक है। वन ऑफ द पार्टीज प्लीडिंग का मतलब इफ देयर आर मोर देन वन प्लेंटिफ्स एंड मोर देन वन डिफेंडेंट्स दे कैन आल्सो वेरीफाई। एंड देन लास्टली इज और बाय सम अदर पर्सन प्रूफ टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। बैराक में देखो, मुझे मत देखो, तुम लोग मुझे देख रहे हो, मुझे तो याद है, तुम लोग देखो। ऑर्डर 6 रूल 15 का सब रूल 1 लास्ट लिखा है, और सम अदर पर्सन prove to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. This person is not a party. हाँ पहले दो है by the party और by one of the parties. Third category is not a party but still allowed to verify. But आपको कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा he is acquainted with the facts of the case. कौन एग्जाम्पल इसका, a witness या फिर कोई एजेंट। तनिषा कुछ और, अच्छा ऑर्डर 6 रूल 15 है, ऑर्डर 6 का रूल 15 ही है, देखो ऑर्डर 6 में ही है रूल 15, ये सब रूल 1 एंड देन वी गो टू सब रूल 2। सब रूल 2 में क्या लिखा था कि जो फैक्ट्स वो अपने नॉलेज पर लेकर के आया है उसे अलग वेरीफाई करेगा, और जो फैक्ट उसने रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू, उसका वेरिफिकेशन सेपरेट होता है, ठीक है। तो अगर जितने भी जनरल रूल ये मान लो कि जितने भी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स वाले होते हैं वो प्लेंटिफ खुद लेकर के आता है एडवोकेट के पास, तो वो अपनी नॉलेज पे लेकर के आया है, ठीक है। मेरा नाम ये है, मैं प्लेंटिफ हूं, वो डिफेंडेंट है, कॉज ऑफ एक्शन ऐसे ऐसे हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन प्लेंटिफ देता है, तो वो खुद ही वेरीफाई करता है इसे। लेकिन जितने भी लॉ पॉइंट्स होते हैं, लिमिटेशन, ज्यूरिसडिक्शन, वैल्यूएशन, ये सारी चीजें उसे एडवोकेट बताता है, राइट। तो उसे वो कह सकता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू, तो इसीलिए उसका दोनों का अलग अलग उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। चलिए जल्दी आइए, जल्दी आइए, ठीक है। देन वी गो टू सब रूल 3। नहीं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जानवी मत काउंट करना। सब रूल 3 पे जाओ। सब रूल 3 कहता है द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग, क्या लिखा है, उसमें साइन करेगा और डेट एंड प्लेस भी मेंशन करेगा, ठीक है। तो प्लीडिंग के एंड में जहां वेरिफिकेशन होती है राइट साइड में सिग्नेचर होते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर डेट और उसके नीचे फिर प्लेस होता है। एंड देन सब रूल 4, जो वेरिफिकेशन है दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, ठीक है। वहां पर देखो इन सपोर्ट ऑफ हिज लिखा होगा, राइट, सपोर्ट वर्ड यूज्ड है। तो जो 26(2) में हम लोग कह रहे थे कि प्रूव्ड की जगह सपोर्टेड होना चाहिए, वो एक्चुअली ऑर्डर 6 रूल 15 के सब रूल 4 से आती है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो सो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाउ डू यू फाइल अ सूट, बट वी कैनॉट फाइल द सूट एनीवेयर वी वांट, वी हैव टू फाइल द सूट इन द प्रॉपर कोर्ट। प्रॉपर कोर्ट का मतलब क्या होता है, the court which has jurisdiction. And to understand jurisdiction, what do you mean by jurisdiction? Literal meaning क्या होती है jurisdiction की, बताओ। jurisdiction की literal meaning होती है the power of a court to try a suit, ठीक है। now jurisdiction को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है हमारा सब्जेक्ट मैटर jurisdiction,
Then the second is pecuniary, and the third one is territorial. Most important is subject matter jurisdiction. सबसे ज्यादा अगर किसी कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है और उसने कोई डिक्री पास कर दी है, दैट डिक्री इज नल एंड वॉइड, ठीक है। लेकिन अगर किसी कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है और दोनों में से पिक्यूनरी या टेरिटोरियल दोनों में से कोई एक नहीं है या दोनों भी नहीं है, ठीक है, द डिक्री इज वैलिड बट इरेगुलर, ठीक है, वैलिड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन में देयर इज नो डायरेक्ट provision for this, but the inference is taken from section 9. Section 9 is suits of civil nature, ठीक है। Then for pecuniary jurisdiction we need section 3, 6 and 15, and then for territorial we need 16 to 20. But इसके साथ ही हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, this must be read with 21 to 25, क्योंकि सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद जो ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन होते हैं वो कहां पर है, 21 से 25 में है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर नेसेसरी। देखो, ये जितने लोगों ने सीपीसी पढ़ लिया है तुम लोग को तो पता होगा कि हम लोग सूट फाइल करने जा रहे हैं, ये हम लोग को पता है ये करना है, लेकिन कहां करेंगे वो चीज हम लोग यहां समझते हैं, ठीक है। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज्ड है, राइट। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 9, ठीक है। सो सेक्शन 9 बस ऋषभ ये कराया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स कराया और कुछ नहीं कराया, जो बेसिक वाला होता है सेकंड लेक्चर वही है, राइट। सेक्शन 9 में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, द कोर्ट शैल हैव क्या, jurisdiction to try all suits of civil nature except whose cognizance is either expressly or impliedly barred, ठीक है। तो इसीलिए सेक्शन 9 को हम लोग क्या कहते हैं, इट हैज टू पार्ट्स, वन इज द पॉजिटिव वन विच इंक्रीजेस, वो बढ़ा रहा है कि ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ठीक है। बट देन देयर इज द रेस्ट्रिक्टिव पार्ट और द नेगेटिव पार्ट जो कि बोलता है एक्सेप्ट हुज कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ठीक है। तो चलो एक्सप्रेस इंप्लाइडली बार्ड थोड़ी बाद देखते हैं, राइट। सूट ऑफ सिविल नेचर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देयर मस्ट बी टू थिंग्स, देयर मस्ट बी अ लीगल राइट इन्वॉल्व्ड एंड देयर मस्ट बी अ सोशियो रिलीजियस इशू, ठीक है। देयर मस्ट ऑलवेज बी अ लीगल राइट इन्वॉल्व्ड एंड देयर मस्ट बी अ सोशियो रिलीजियस इशू, ठीक है। चलो, देन वी हैव द नेगेटिव पार्ट विच इज जब तक उनका एक्सप्रेसली बार्ड ना हो, एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड। तो ऑल सूट्स इन विच a legal right is contested where there is also a social religious issue, then that suit is maintainable by the civil court, but वो कब नहीं हो पाएगा, जबकि वो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार्ड ना हो, ठीक है। तो एक्सप्रेस इंप्लाइड बार्ड में क्या होता है, एक्सप्रेस बार के केसेस में क्या होता है, देयर इज अ स्पेशल स्टैट्यूट पास्ड, दैट स्पेशल स्टैट्यूट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल कोर्ट एंड इट इज एक्सप्रेसली रिटन, एकदम क्लियरली वहां लिखा हुआ है, ओनली दिस कोर्ट विल हैव जुरिसडिक्शन and no other court is going to have jurisdiction. That is a case of express bar. जैसे एग्जांपल में मैंने क्या कराया था वहां पर, देखो एक्सप्रेस बार के एग्जांपल्स लिखवाए थे मैंने, देखो इंसॉल्वेंसी कोर्ट, मैट्रिमोनियल कोर्ट, एडमिरल्टी कोर्ट, और सबसे पहले जो क्या था, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल। आईटी एक्ट 1961 ने एक स्पेशल स्टैट्यूट आया, स्पेशल स्टैट्यूट आया और उसने एक स्पेशल कोर्ट बनाई, आईटी ट्राइब्यूनल, और बोला कि जो भी ऑफेंसेस होंगे आईटी एक्ट के, ओनली द आईटी ट्राइब्यूनल इज गोइंग टू ट्राई दोस केसेस एंड नो अदर केसेस एंड नो अदर कोर्ट। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्रेस बार, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। इंप्लाइडली बार्ड, हाँ डीआरटी भी हो सकती है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, राइट। इंप्लाइडली बार्ड में एक स्पेशल एक्ट है, उसने एक स्पेशल कोर्ट को भी बनाया है, बट वहां पर कहीं भी क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि दिस कोर्ट विल हैव जुरिसडिक्शन।
और किसी कोर्ट का नहीं होगा, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं लिखा हुआ, इसीलिए हम लोग कहते हैं उसे इम्प्लाइडली बार्ड है। वहां पर हम लोग लेजिस्लेचर की इंटेंट को देखते हैं कि क्या लेजिस्लेचर की इंटेंट ये थी कि उसे हम लोग एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे या नहीं दे, दैट इज द केस ऑफ इम्प्लाइड बार। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 1 जो है, नो आई डोंट थिंक सो राजश्री। देखो एक्सप्लेनेशन 1 जो है ये बताती है हम लोगों को कि इवन इफ the right to an office or right to a post is entirely dependent upon religious rites and ceremonies, it is still a suit of civil nature। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो लीगल राइट है, even if it is dependent upon, completely dependent upon religious rites and ceremonies, it is still a suit of civil nature। ठीक है, यहां पर एक केस लॉ है, कौन सा केस लॉ है? भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, ऑल्सो नोन एज वैष्णो देवी श्राइन केस। ठीक है, वेरी गुड केस लॉ। अब इतने के बाद देन देयर इज वन अदर केस व्हिच इज परहैप्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, धुलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP। क्योंकि वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक्सप्रेस बार होने के बाद भी ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस होंगे जहां पर कि सिविल कोर्ट विल स्टिल हैव जुरिस्डिक्शन, मतलब एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है और एक्सप्रेसली लिखा भी हुआ है कि दैट कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन, उसके बाद भी सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है। अंधुला भाई में वो 4 सर्कमस्टांसेस, देखो रजिस्टर में देखो 4 सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं। पहला कौन सा है? statute itself does not provide for adequate remedies or adequate reliefs, और statute जो है वो सेकंड वाला क्या बोलता है? सेकंड क्या है? violated some express provision of the statute, and then थर्ड इज एक्सप्रेस प्रोविजन तो नहीं वायलेट किया लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट किया हो, एंड देन देयर इज द फोर्थ वन व्हिच इज डज नॉट प्रोवाइड फॉर एडेक्वेट रिलीफ्स। ठीक है, एंड देन एक और केस ला होगा स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस रामालिंगम, उसमें ये फोर्थ पॉइंट को रिपीट किया गया था। ठीक है, चलो ये वाला याद रखना, धुलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP, इट्स अ लैंडमार्क केस लॉ। चलो, so that was about section 9 where the court will have jurisdiction, subject matter jurisdiction होती है ये। ठीक है, then we go to section 3, 6 and 15। ठीक है, section 3 क्या बताता है? hierarchy of courts। सबसे नीचे कौन सी होती है? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, उसके ऊपर सिविल कोर्ट्स, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड देन द हाई कोर्ट्स। ठीक है, वन विच इज नॉट, हाँ मोस्ट रेवरेंट वाला भी है, देन ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट जो कि वहां दिया नहीं हुआ है। तो सेक्शन 3 सेज कि ये होगी हमारी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, एंड देन सेक्शन 6 हमें बताता है क्या? पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। उसमें बताता है, एक टर्म एक्सप्लेन करेगा, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का वैल्यूएशन का मतलब वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो घर की अगर वैल्यू, अगर घर है, सब्जेक्ट मैटर याद है क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर इज ईदर अ राइट और अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जैसे अगर घर है तो द हाउस बिकम्स द प्रॉपर्टी, और उसकी जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू बन जाती है वैल्यू ऑफ द सूट। ठीक है, सो और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है फॉर 2 थिंग्स। फर्स्ट, टू फिगर आउट द पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, and second one is for court fee, right? court fee भी हमें पता चलती है कि कितनी पे करनी पड़ेगी दोनों से। ठीक है, एंड देन सेक्शन 15 का मतलब क्या है? देखो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो होती है ये नीचे से ऊपर हम लोग को देखना पड़ता है। तो सिविल कोर्ट की कितनी है? सिविल जजेस इन दिल्ली अप टू 20 lakhs, and then we have the district courts, you see 20 lakhs to 2 crores, and then finally we have the high court which is above 2 crores, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा हो, अब चाहे जितना भी चला जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो
अब हम लोग कह रहे हैं कि सेक्शन 15 की जरूरत क्या है। सेक्शन 15 कहता है कि गो टू सेक्शन 15, इट सेज सूट कहाँ फाइल होगा, इन द कोर्ट लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। ठीक है, सो अगर कोई घर है 50 लाख का तो वो कहाँ फाइल होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगा। 50 लाख का घर है अगर तो वो यहाँ फाइल होगा, बिकॉज दैट इज द कोर्ट लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल जज के यहाँ या हाई कोर्ट में आप सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर आप कर दोगे और उस कोर्ट के पास पिक्यूनरी जुरिडिक्शन नहीं है, अगर सब्जेक्ट मैटर है और टेरिटोरियल है, पिक्यूनरी नहीं है, द डिक्री इज स्टिल वैलिड बट इरेगुलर। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा आता है सेक्शन, सॉरी अच्छा ये तो 15 तो हो ही गया। Then we have finally the territorial jurisdiction. Now this is a very important part and you can expect questions from this. Section 9 is also very important, but वहां से वो बहुत questions पूछ चुके हैं already, तो वहां से नए questions बनना बहुत मुश्किल होता है। But section 16 to 20, this is a part which has been favorite recently. ठीक है, इसको हम लोग, ये पूरा ही टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ही है, बट फर्स्ट पार्ट इज फॉर ये वाला प्लेंटिफ के लिए है 16 to 20 कि प्लेंटिफ सूट कहां फाइल करेगा। एंड देन वी हैव 21 to 25 फॉर द डिफेंडेंट कि जब प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया है तो डिफेंडेंट क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन ले सकता है या ट्रांसफर करा सकता है, दो चीजें होती है एक्चुअली। सो वी स्टार्ट विथ, लेट्स से वी स्टार्ट विथ सेक्शन 16। चलो सेक्शन 16 किसकी बात करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जनरल रूल वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां सिचुएट है आपको सूट वहीं फाइल करना है, चाहे वो सूट, देखो पहला देखो क्लॉज ए, देखो 16A में देखो क्या लिखा है, फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, विथ और विदाउट रेंट्स और प्रॉफिट्स सब लिखा होगा। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब वहां पर होता है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, देन वी हैव क्लॉज बी, क्या है, पार्टीशन। तो पार्टीशन का सूट भी आप कहां फाइल करोगे, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट है। देन वी हैव क्लॉज सी, टीपीए वालों याद आ रहा है कुछ, टीपीए कितने लोगों ने पढ़ा है मेरे से, ओके है 5-6 लोग हैं, याद आ रहा है। तो फोरक्लोजर का सूट कहां फाइल होगा, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट है। ठीक है, बाकी फिर क्लॉज डी, एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन लिखा है, जैसे अगर आपका कौन सा होगा यहां पर, एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन, हाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। एबीसी में वो कहीं नहीं आता, क्लॉज डी में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ सकता है। ठीक है, एंड देन देयर इज क्लॉज ई, रॉन्ग टू इमूवेबल, हाँ कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन टू टॉर्ट। ठीक है, रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकते हैं, ट्रेसपास और मिसचीफ, टू वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ रॉन्ग टू, हाँ उसमें इंजंक्शन और ईजमेंट भी आ सकता है। क्लॉज डी में इंजंक्शन ईजमेंट आई थिंक लिखवाया होगा मैंने तुम लोगों को, हाँ इंजंक्शन ईजमेंट सारे आ सकते हैं, राइट। देन वी हैव द सबसे यूनिक वन विच इज क्लॉज एफ, बिकॉज इट इज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि 16A to F में जैसे लगेगा कि ये पूरा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, बट नॉट एफ हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी कोई नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। ठीक है, सो यहां पर भी याद रखना कि ये रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की है, मतलब मान लो मेरी ज्वेलरी कोई लेकर के दिल्ली से लेकर के और भोपाल चला गया है एंड ही इज नॉट कमिंग बैक, दैट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट, मतलब मैं मांग रहा हूं उससे, वो वापस नहीं कर रहा है। तो मुझे सूट फाइल करना होगा तो मैं कहां फाइल करूंगा, भोपाल जाके करूंगा, वेयरएवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उसके बाद प्रोवाइजो आता है। प्रोवाइजो किसके लिए है, पर्सनल ओबीडियंस, जिनका नहीं हुआ है तुम लोग उसमें प्रोवाइजो में ढूंढो पर्सनल ओबीडियंस, उसे अंडरलाइन करो। पर्सनल ओबीडियंस क्या होता है, अगर जो डिफेंडेंट है उसके हाँ डिफेंडेंट के पर्सनली ऊपर अगर हम लोग डोमिनेंस लिटिस प्लेंटिफ के लिए, हाँ नहीं डिफेंडेंट के ऊपर अगर हम लोग पर्सनली कुछ चीज लायबल कर सके उसे, जैसे अगर उससे पैसे निकलवाने हैं तो डिफेंडेंट से निकलवाने हैं, अब वो दिल्ली में निकलवाऊं या फिर लखनऊ में निकलवाऊं, डजंट मैटर, राइट। लेकिन मेरे लिए कहां ज्यादा अच्छा होगा, जहां पे डिफेंडेंट रहता है या जहां उसकी प्रॉपर्टी है, वो एरिया मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा उससे पैसे निकलवाने के लिए, बिकॉज अगर वो नहीं देगा तो मैं उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल करवा दूंगा और वहां से पैसे निकाल लूंगा। ठीक है, सो प्रोवाइजो कहता है कि अगर पर्सनल ओबीडियंस का केस है तो प्लेंटिफ के पास ऑप्शन रहता है
कि या तो वो सूट वहां फाइल करेगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट है, या फिर जहां डिफेंडेंट या तो रहता हो या काम करता हो या फिर बिजनेस करता हो, ठीक है। तो उसके पास प्लेंटिफ के पास ऑप्शन होता है, ठीक है, दोनों में से। दैट इज सेक्शन 16। लेकिन 16 के साथ ही हम लोग 16 हैज टू बी रेड विथ सेक्शन 17। क्यों? क्योंकि 16 टॉक्स अबाउट one property, 17 talks about when the immovable property is situated in the jurisdiction of different courts, ठीक है। so more than one courts हो तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कौन सी कोर्ट में फाइल करेंगे? सपोज एक प्रॉपर्टी मुंबई में है, एक भोपाल में, एक लखनऊ में, एक जयपुर में, सूट कहां फाइल करेंगे? जहां पर, अरे मेरी प्रॉपर्टी है, कोई हेड ऑफिस नहीं है, मेरा घर एक मुंबई में है नहीं, बता रहा हूं, हाँ मुंबई में है, भोपाल में है, लखनऊ में, जयपुर में, मैं सूट कहां फाइल करूंगा? ओके नहीं, प्रिया से मैं पूछ रहा था। अच्छा सांस ले लो तुम आराम से। यू कैन फाइल इन एनी ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है, मुंबई में फाइल करो, भोपाल में, लखनऊ में या जयपुर में, कहीं भी फरो, लेकिन उस कोर्ट के पास क्या होना चाहिए? सारी चारों प्रॉपर्टी का कंबाइंड वैल्यूएशन का पेक्यूनियरी जुडिक्शन उसके पास होना चाहिए। और वही चीज प्रोवाइजो में लिखी है, सेक्शन 17 के प्रोवाइजो में देखो लिखा है कि कंबाइंड वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एग्रीगेट वर्ड यूज होगा उसमें, राइट। सो सभी का अगर प्रॉपर्टी है तो सभी को, हाँ, पेक्यूनियरी जुडिक्शन को देख करके, ठीक है, वेरी गुड। सेक्शन 17, तो 16 जो है वो देता तो है आपको कि जहां प्रॉपर्टी सिचुएट हो आपको वो करना है, बट इट हैज टू बी रेड विद 17, ठीक है। कई बार ऐसा होगा स्पेशली पार्टीशन सूट में जहां पर की प्रॉपर्टी स्कैटर्ड है। चलो देन वी हैव सेक्शन 18। सेक्शन 18 किसकी बात करता है? अनसर्टेन जुरिसडिक्शन की। यहां पर अनसर्टेन है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले ही कहा था कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अगर कोर्ट के पास नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सब्जेक्ट मैटर है, ये दोनों में से कोई नहीं है, डिक्री स्टिल वैलिड, ठीक है। तो 18 जो है वो बताता है कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन अगर अनसर्टेन भी हो, वहां पर कोर्ट क्या कर सकती है? रीजंस को रिकॉर्ड करके और फिर डिक्री पास कर देगी। डिक्री ऐसी पास होगी कि लगेगा कि ये कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर ही था, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि डिक्री स्टिल वैलिड, ठीक है। हाँ, अगर उसने रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो दो चीजें पॉसिबल है। क्या होगा? वो जो एपलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में अब जब जाओगे कि ये कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं था, वहां पर एपलेट या रिविजनल कोर्ट कह सकते हैं कि रीजन भले ही रिकॉर्ड ना किया हो, लेकिन फिर भी उसके अनसर्टेनिटी के कोई रीजंस नहीं थे, रिकॉर्ड ना किया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके रीजंस अगर है या नहीं है, इस पे डिपेंड करेगा कि उस कोर्ट ने रीजंस रिकॉर्ड किए हैं या नहीं। अगर मान लो रीजंस थे लेकिन उसने रिकॉर्ड नहीं किया, सो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो एपलेट कोर्ट रिकॉर्ड कर देगी रीजंस, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर रीजंस नहीं थे और कोर्ट ने रिकॉर्ड नहीं किए, तब जाकर के एपलेट कोर्ट डिक्री को सेटिसाइड कर सकती है, लेकिन वहां पर उसे एक एक्स्ट्रा चीज प्रूव करनी पड़ेगी, विच इज द कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। तो लास्ट लाइन जो होगी सेक्शन 18 की, जो लास्ट लाइन होगी उसमें एंड लिखा होगा, एंड कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस दोनों होना चाहिए। तो ये भी दिखाओ कि लोअर कोर्ट के पास जुडिशन नहीं भी था और उसके साथ फेलियर ऑफ जस्टिस भी हुआ है। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय फेलियर ऑफ जस्टिस? इस पर केस लॉ भी लिखवाया है मैंने, बट गुड, मिल गया तुम्हें। द पार्टी वॉज नॉट एबल टू प्रूव हिज एविडेंसेस इफेक्टिवली, दैट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस। यस, so section 18, then we go to section 19। 19 से प्रीलिम्स में फेलियर ऑफ जस्टिस का मतलब कि पार्टी वाज नॉट एबल टू प्रूव हिज एविडेंसेस इफेक्टिवली। देन सेक्शन 19 किसके लिए है? रॉन्ग टू पर्सन और, हाँ, रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। सो उसमें क्या होता है, उसकी दोनों इलस्ट्रेशन मार्क करो, दोनों इलस्ट्रेशंस, बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक होगा डिफेमेशन के लिए और एक है किसके लिए? ए बीट्स बी इन कोलकाता, लिखा है ऐसा कुछ। तो अगर बीट्स बी इन कोलकाता है तो ये तो आईपीसी में जाना चाहिए ना, हर्ट। यहां क्यों है? सिविल में भी तो कहीं ना कहीं कुछ होगा।
क्या है ये? नहीं वो ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल यहां क्यों दिया गया? या डिफेमेशन भी तो आईपीसी में ही है, फिर यहां क्यों है एग्जाम्पल्स? रॉन्ग टू पर्सन्स है, वेरी गुड। एंड कौन से रॉन्ग्स है? डिफेमेशन तो क्लियरली दिख रहा है। क्लॉज ए में क्या है? बैटरी। असॉल्ट नहीं, असॉल्ट तो लग जाए तब बैटरी होगा। ओके चलो, सेक्शन 19 में याद रखना कि द प्लेंटिफ हैज द ऑप्शन ऑफ फाइलिंग द सूट वेयर एवर द डिफेंडेंट resides or carries on business or personally works for gain। तो तीन ऑप्शन होते हैं उसके पास। सेक्शन 19 एंड 20 बोथ आर अपॉन द मैक्सिम, क्या है? इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, ठीक है। इफ आई एम द वन सीकिंग इक्विटी आई शुड फॉलो यू, मतलब अगर मुझे तुमसे काम है तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगा, ये समझे, ठीक है। तो टॉर्ट में है ना बेटा, टॉर्ट में भी डिफेमेशन है, बैटरी है। नहीं, अगर इफ यू वांट टू पनिश दैट पर्सन गो इनटू आईपीसी, इफ यू वांट कॉम्पनसेशन ये स्किल। ऑलमोस्ट टॉर्ट की लिटिगेशन इंडिया में मिनिमल है, बट स्टिल इफ यू वांट टू। चलो सेक्शन 19, फिर देयर इज सेक्शन 20। 20 से ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन तो रहा है डीजीएस में। इफ यू हैव सीन द बैक ईयर पेपर्स, एक क्वेश्चन रहेगा वहां से ऑलमोस्ट हर बार। तो 20 में 20 इज द रेजिड्यूरी प्रोविजन, ठीक है। 16 टू 19 में अगर कहीं फॉल नहीं करता तो वो 20 में फॉल करता है, क्योंकि 20 की लैंग्वेज कैसे है? अदर सूट्स, राइट। सो 20 ऐसे स्टार्ट होता है ना, अदर सूट से स्टार्ट होता है। तो 16 टू 19 में अगर फॉल नहीं करता तब वो 20 में आता है। और वहां पर क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू, क्या लिखा है? लिमिटेशंस, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड। इसका मतलब क्या है कि जो पहले कहा गया है पहले वो फॉलो करो, 16 टू 19। अगर नहीं फॉलो करेगा तभी हमें 20 की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद भी आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है? तो क्या लिखता है कि क्लॉज ए वेयर द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स, यानी कि इसमें देयर मस्ट बी अ, मीनिंग क्या है मैक्सिम का? इक्विटी acts in personam, meaning is if I am the one seeking equity I should follow you। equity I should follow you, this is the meaning of the maxim, ठीक है। तो क्लॉज ए बोलता है वेयर देयर आर वन डिफेंडेंट और मोर देन वन डिफेंडेंट्स, ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स वहां पर लिखा है। उसमें क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ कॉमन प्लेस। अगर एक डिफेंडेंट है तब तो एक डिफेंडेंट के आप रेजिडेंस या कैरीज ऑन बिजनेस या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन पर आप सूट फाइल कर दो। बट इफ देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट्स देयर मस्ट बी अ कॉमन प्लेस इन ऑल ऑफ देम। तो वो कॉमन प्लेस जो है आप फिर वही सूट फाइल करोगे, ठीक है। बट व्हाट इफ देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट्स और उनके बीच में कोई कॉमन प्लेस नहीं है, राइट, दैट इज क्लॉज बी। मोर देन वन डिफेंडेंट्स बट कोई कॉमन प्लेस नहीं है। उसमें क्या लिखा है? एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, नॉट ईच ऑफ द डिफेंडेंट, एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, ठीक है। सो आप क्या करोगे कि आप सूट जो है, मान लो कि 6 पॉसिबल प्लेसेस आ रही हैं, आप किसी भी एक जगह सूट फाइल कर दो, ठीक है। तो जो जो डिफेंडेंट वहां नहीं है या तो वो वॉलंटरली ज्वाइन कर लेगा वहां पर, या फिर कोर्ट से ऑर्डर कर देती है कि आप यहां ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो क्लॉज बी में जैसे मान लो तुम लोग को एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर मैंने दिया था, अगर ए सूट फाइल करना चाहता है बी और सी पे, ठीक है। अब बी का रेजिडेंस इज इन सिटी नंबर 1, बी का बिजनेस इज इन सिटी नंबर 2 एंड बी वर्क्स इन सिटी नंबर 3। सिमिलरली सिटी नंबर 4 जो है वो सी का रेजिडेंस है और सी का बिजनेस है सिटी नंबर 5 और सी का वर्क्स है इन सिटी नंबर 6, ऑल 6 डिफरेंट प्लेसेस। तो आप सूट कहां फाइल करोगे? एनी ऑफ द 6, ठीक है। सपोज यू चूज ये, ठीक है, आपने ये चूज कर लिया। अब सी का बिजनेस तो यहां पर है, यहां पर कौन नहीं है? बी नहीं है, राइट।
सो हाउ डू यू गेट बी टू दिस प्लेस नंबर 5? या तो बी वॉलंटरली ज्वाइन कर लेगा यहां पर आकर के, या फिर जो कोर्ट है यहां वाली वो ऑर्डर कर देगी बी को कि कम एंड ज्वाइन द प्लेस एट दिस। ठीक है, चलो, तो दैट इज क्लॉज बी। एंड देन देयर इज क्लॉज सी, जो कि है तो एक लाइन का लेकिन सबसे वाइड यही होता है, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन जो है इट कैन अराइज पार्टली एट वन प्लेस एंड द पार्टली एट अदर प्लेस, और इट में अराइज ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉज ऑफ एक्शन एक ही चीज कई जगह अराइज हो रही हो। जैसे देखो, अगर मान लो ए और बी के बीच में, जिनका हो गया भी तुम लोग को याद होगा, सपोज दिल्ली में इन लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बुक्स डिलीवर करने के लिए, याद है ये वाला, बुक्स डिलीवरी के लिए हुआ था। एंड सपोज उन लोगों ने बोला कि यू हैव टू डिलीवर द बुक्स एट कानपुर, प्रयागराज एंड वाराणसी। जस्ट एन एग्जाम्पल, ये मत समझ लेना, ये इजी एग्जाम्पल पड़ता है इसलिए मैं बताता हूं। सो यहां पर द राइट कहां निकल के आया? दिल्ली में। ये हैज अ राइट टू डिलीवरी ऑफ द बुक्स इन दिल्ली, बट वो राइट कहां पर फुलफिल होगा? वो फुलफिल होगा कानपुर में भी होगा, प्रयागराज में भी होगा और वाराणसी में भी होगा। सपोज बी ने यहां नहीं डिलीवर किया, यहां नहीं डिलीवर किया, बट यहां डिलीवर कर दिया। कॉज ऑफ एक्शन ए के पास कहां कहां पर आया है? कानपुर एंड प्रयागराज। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? वायलेशन ऑफ हिज लीगल राइट्स, जो कि डिलीवरी नहीं हुई थी। तो कॉज ऑफ एक्शन को ये समझ लेना कि ये हो सकता है होली भी एक जगह हो जाए, या फिर ये इन पार्ट भी अराइज हो सकता है। जैसे इसी में अगर यहां पर वाराणसी में भी वो उसने डिलीवरी नहीं की होती तो वाराणसी वुड हैव आल्सो बीन अ प्लेस ऑफ स्वे। ठीक है, चलो, सो अब दो इसके जो दोनों इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस अच्छे से करके जाना। टीजीएस में इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आएंगे, यूपी में तो मेंस में आ जाते हैं डायरेक्टली। इलस्ट्रेशन ए बी दोनों यूपी के मेंस में डायरेक्टली आई हुई है। ठीक है, बोथ ऑफ देम। नाउ द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड द सूट। सेक्शन 16 to 20 किस लिए होता है? फॉर द प्लेंटिफ टू फाइल हिज सूट। और जब प्लेंटिफ ने अपना सूट फाइल कर दिया है तब डिफेंडेंट क्या कर सकता है? दैट इज इन 21 to 25। ठीक है, डिफेंडेंट पहला काम क्या कर सकता है? डिफेंडेंट के पास मेनली दो ऑप्शंस होते हैं। क्या? एक, ऑब्जेक्शन ले सकता है इन विच द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन दैट कोर्ट, या फिर वो ऑब्जेक्शन ना लेकर के और ट्रांसफर करा सकता है सूट का। ठीक है, दैट इज सेक्शन 22 से लेकर के 25 तक। ठीक है, एक मिनट, कॉल आ रही है। चलो, तो डिफेंड के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? he can file for, sorry, first is he can take an objection in the court when the suit is filed, ठीक है, in that court, and then second one is transfer of suits in the appellate court. Okay, now this is in section 21 and this is in sections 22 to 25. तो ये एक्चुअली जो टेरिटोरियल जुडिक्शन वाला पार्ट होता है, ये जो ये 16 to 20 इज वन पार्ट एंड द अदर पार्ट इज 21 to 25. ठीक है, हमेशा याद रखना इसे। अब ऑब्जेक्शन, राइट, पहली बात ये किसका ऑप्शन है? दिस इज द डिफेंडेंट्स ऑप्शन। ये याद रखना, प्लेंटिफ अपने सूट को ही फाइल करके ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। ठीक है, मतलब थियोरेटिकली ही कैन, ऐसा नहीं है कि कैन नॉट, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा कि मैं सूट फाइल करूं और मैं ही ऑब्जेक्शन रेज कर दूं कि इस कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है। राइट, नहीं हो सकता। तो 21 में ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड, राइट, लेकिन 21 इज नॉट रियली अबाउट
द कोर्ट ऑफ दिस 21 इज रियली अबाउट द एप्लेट और द रिविजनल कोड 21 की लैंग्वेज अगर पढ़ोगे तो 21 में क्या लिखा है नो ऑब्जेक्शन एज टू द क्या प्लेस ऑफ सुइंग प्लेस ऑफ सुइंग इज अंडरलाइन करो उसे और वहीं पे लिखो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अगर आप ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो कि कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है तो आपको और ये चीज देखो ये चीज मुझे 21 में लिखा होगा एप्लेट और रिविजनल कोड वो लोअर कोर्ट के बारे में है ही नहीं वो एप्लेट और रिविजनल कोड के बारे में है अगर आप लोअर कोर्ट के सामने रिविजन सॉरी वो लोग ऑब्जेक्शन तो वहां पर एक चीज दी हुई है कि ये ऑब्जेक्शन कब ले लेना चाहिए आपको ठीक है कब लोगे एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी अगर इश्यू सेटल्ड है तो उस टाइम पर या उसके पहले या फिर जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी तब एंड दूसरा कंडीशन क्या दी हुई है वहां पर एंड कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस सो देयर मस्ट बी टू कंडीशंस fulfilled for the court to allow an objection one would be raised at the raised at the proper time how proper time is earliest possible opportunity or at or before settlement of issues and the second one is there must be a consequent failure of justice ठीक है now these are the two conditions which must be fulfilled if the defendant wants the court to set aside the decree ठीक है लेकिन इसके साथ ही सेक्शन 21 के साथ ही we have section 21 must be read with section 99 section 99 बोलता है कि the appellate court or the revisional court can set aside the decree if it affects the merits of the case ठीक है including jurisdiction वहां पर word used है तो सेक्शन 99 empowers the court to set aside a decree अच्छा कल मॉर्निंग बैच 4 में कितने लोग थे मॉर्निंग बैच 4 में सीपीसी में कितने लोग थे वैभव तुम थे तुम भी थे और तो कोई नहीं था नहीं ऑनलाइन में कल मैंने तुम लोगों को सेट असाइड की मीनिंग बताई थी ना ओके तुम लोग चुप रहना ठीक है एनीवन एल्स What do you actually mean by set aside? हम लोग कहते हैं ना the decree has been set aside. इसका मतलब क्या होगा? Very good. That's one part. Not wrong, but still. यही आंसर कल भी आया था जब कल मैंने पूछा था यही एकदम एग्जैक्टली आया था यही आंसर ओके हाँ बताओ जब हम लोग कहते हैं the decree has been set aside. What do we actually mean? One part Devyani has said कि उसके इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे not wrong but actually wrong so set aside का मतलब होता है कि इस डिक्री से पहले जो प्रोसीजर हुआ होगा all of that will be thrown out जो भी एविडेंसेस आए हैं जो भी प्लीडिंग्स किया गया है सब कुछ आप थ्रो आउट कर दोगे इश्यूज दोबारा फ्रेम होंगे एविडेंसेस जो है विटनेसेस को दोबारा बुलाया जाएगा एवरीथिंग विल बी डन अगेन ठीक है तो सेट असाइड का मतलब होता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है वो सब की सब नलिफाई हो गई है इट डज नॉट टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ इट ठीक है ये याद रखना देयर इज कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हाँ एक तरह से एकदम न्यू हो जाएगी एक चीज जिनका सीपीसी हुआ है तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि सपोज द एप्लेट ऑफ द रिविजनल कोर्ट हैज सेट असाइड द डिक्री ठीक है कर तो दिया और सेट असाइड डिक्री का मतलब क्या होगा अभी जो बताया मैंने कि जो भी प्रोसीजर हुआ है वो सब कुछ साइडलाइन कर दिया जाएगा और नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा उसके बाद एप्लेट कोर्ट क्या ऑर्डर देती है डिक्री तो सेट असाइड कर दिया बट उसके बाद क्या ऑर्डर देती है जिनका सीपीसी हो गया है तुमसे है क्वेश्चन जिनका नहीं हुआ है आई अंडरस्टैंड कि तुम लोग को नहीं पता है ये अगर गेस करना चाहो तो गेस कर सकते हो रिटर्न ऑफ प्लेंट फ्रेश सूट ओके नहीं रिटर्न ऑफ प्लेंट उसका आंसर बिल्कुल सही है ऑर्डर 7 के रूल 10 में जाओ गो टू ऑर्डर 7 रूल 10 ऋषभ एक मिनट आ रहे हैं ऑर्डर 7 के रूल 10 में जाओ जब भी डिक्री सेट असाइड होती है तो अभी मैंने क्या बताया कि सारा प्रोसीजर दोबारा से होगा और किसमें होगा प्रॉपर कोर्ट में होगा जिस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन हो और इसीलिए देखो वहां पर एक्सप्लेनेशन में जाओ ऑर्डर 7 के रूल 10 सब रूल 1 के साथ एक्सप्लेनेशन है
सेट करने के बाद क्या होता है, रिटर्न ऑफ प्लेंट होती है कि प्लेंट ले जाओ और प्रॉपर कोर्ट में स्टार्ट करो अब दोबारा से। समझ में आ रही बात? डिक्री को तो सेट असाइड कर दिया, लेकिन डिक्री सेट असाइड करने का इफेक्ट क्या होता है, सारा प्रोसीजर जो है नलिफाई हो गया। इसीलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन में वहां पर लिखा है सीधा सीधा कि सेटिंग असाइड द डिक्री के बाद कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, रिटर्न ऑफ प्लेन का, कि ले जाओ और प्रॉपर कोर्ट में दोबारा प्रोसीजर स्टार्ट करो। नहीं चला नहीं जाता, ऑटोमेटिकली नहीं जाता, एप्लेट या रिविजन कोर्ट उसे सेंड करती है। देखो एक बात ये याद रखना कि इफ वन कोर्ट डज नॉट हैव जुरिडिक्शन, दैट डज नॉट मीन कि नो कोर्ट हैज जुरिडिक्शन। अगर इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है, किसी न किसी और कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा। तो अगर इस वाली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हम लोगों ने पूरा ही सेट असाइड कर दिया, इसका मतलब कि आप प्रॉपर कोर्ट में जाकर के आपको पूरी प्रोसीडिंग्स दोबारा से करनी पड़ेगी। ये होता है सेट असाइड। ठीक है, तो सेट असाइड का मतलब सिर्फ डिक्री को आपने सेट असाइड कर रहे हो, आप पूरे उसके प्रोसीजर को सेट असाइड कर दोगे। लेकिन इसके साथ ही एक ऑर्डर और दिया जाता है कि गो टू द प्रॉपर कोर्ट एंड देन रीस्टार्ट द प्रोसीजर। ठीक है, चलो चलो कम बैक टू सेक्शन 21। हाँ, ऋषभ का क्वेश्चन है कि सर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? इसमें नहीं, फीस तो वही चलेगी, रिटर्न ऑफ प्लेंट में कहां नहीं फीस आती है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में नई फीस चाहिए होगी कोर्ट की। देखो फेलियर ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है, द पार्टी वॉज अनेबल टू प्रूव हिज एविडेंसेस। देखो अगर कोर्ट के पास, मतलब वैसे तो एक्सप्लेन करने का टाइम मैं कहता हूं कि क्रैश कोर्स में नहीं होता, बट ये आई नो कि ट्रिप कर रहे हैं लोग इस पे। अगर कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, दैट मींस कि डिफेंडेंट कह रहा है कि आपके पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, इसका मतलब कि डिफेंडेंट कह रहा है कि किसी और कोर्ट के पास है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब डिफेंडेंट वाज कि मैं अपने विटनेसेस को या एविडेंसेस को लेकर के आना चाहता हूं, बट दे आर वेरी फार अवे, वहां से मैं लेकर के नहीं आ पा रहा हूं उन लोगों को। और क्योंकि ये कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है, इसीलिए वो लोग आना नहीं चाह रहे। वो लोग उस कोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन उनको यहां बुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज अ पॉसिबिलिटी कि डिफेंडेंट ये बोल सके कि मेरा कोई विटनेस यहां आना ही नहीं चाह रहा, एंड दैट विल बी अ केस ऑफ अनेबल टू प्रूव हिज एविडेंसेस, एंड दैट विल बी अ फेलियर ऑफ जस्टिस। ठीक है, फेलियर ऑफ जस्टिस जो है हम लोग एक्सप्रेशन कई बार यूज करते हैं, बट उसे हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा करो। ठीक है ऋषभ, चलो राइट। सेक्शन 21, सेक्शन 21 1 है प्लेस ऑफ सुइंग के लिए, सेक्शन 21 2 किसके लिए है, किसके लिए है, किसके लिए है, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन के लिए। बाकी 21 1 एंड 21 2 की लैंग्वेज इज द एग्जैक्टली द सेम, राइट। देन 21 3 अभी नहीं, 21 3 हम लोग कब करते हैं, जब एग्जीक्यूशन पढ़ रहे हो तब। 21 3 यहां पर एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए, बट उन लोगों ने जुरिडिक्शन के सारे जो वो है प्रोविजंस वो एक साथ कर दिए हैं। 21 3 इज फॉर द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, तो लिखा है कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, तो वो इसके लिए नहीं है। अभी हम लोग तो सूट फाइल ही कर रहे हैं, और ये तो एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत लेटर स्टेज की बात कर रहे हैं। देन वी हैव सेक्शन 22 से 25 है ट्रांसफर ऑफ सूट्स। ठीक है, अब 22 जो है वो बोलता है, वो 22 इज द section which gives the right to the defendant that he has a right to file for a transfer of suit. ठीक है, अब याद रखना 22 is based on the premise कि 2 or more courts have jurisdiction and the suit is instituted in one of them, right? दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स का जुरिडिक्शन था और किसी एक में सूट इंस्टीट्यूटेड है, उसके बाद अगर डिफेंडेंट चाहता है कि ट्रांसफर हो जाए, वो राइट जो है या वो प्रोविजन है सेक्शन 22 में। ठीक है, तो 22 इज फॉर डिफेंडेंट्स एंड वेट फॉर द एडमिट कार्ड राजश्री। वेल होना तो नहीं चाहिए था, अपर एज 32 है ना डीजीएस की, वो एक्चुअली अगर आपकी एज 32 से ऊपर हो ना, तो वो वहीं पे फॉर्म में एरर दिखा देगा कि नहीं आप नहीं फिलअप कर सकते। तो लाइव फोटो में क्या पता चल जाएगा, अभी मैं शेव करके बैठ जाऊं तो बोलो 32 का हूं, बताओ। अब देखो राशि वेट करो फिर उसका एडमिट कार्ड का, बिकॉज उसके टाइम पे वही मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो तो जाना चाहिए था, एडमिट कार्ड का ही वेट करो। ओके मैं क्या बोल रहा था, 22, हाँ 22 इज, हाँ एरर आ जाता है फॉर्म में, लेकिन राष्ट्रीय में आया नहीं। अब क्यों नहीं आया ये तो आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ।
वैसे वो तुरंत शो कर देता है यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ चलो राइट। 23 में बताता है, तो 22 राइट देता है कि डिफेंड को कि वो एप्लीकेशन फाइल करके सूट ट्रांसफर करा सकता है। 23 हमें बताता है कि वो एप्लीकेशन कौन सी कोर्ट में फाइल करेगा, टू विच कोर्ट द एप्लीकेशन लाइज, ऐसा कुछ लिखा है ना 23 में, राइट। हाँ सो 23 हमें बताता है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, देयर टू कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम एप्लेट कोर्ट, तो आप कहां सूट फाइल करोगे, टू द एप्लेट कोर्ट, ठीक है। लेकिन टू द अगर वो दो सबऑर्डिनेट कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एप्लेट कोर्ट्स, तब आप किसे फाइल करते हो, हाई कोर्ट में, ठीक है। अब अगर दो सेम हाई कोर्ट, द टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू एप्लेट कोर्ट्स बट सेम हाई कोर्ट, तब तो आप हाई कोर्ट में ही फाइल करोगे। लेकिन अगर टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, डिफरेंट एप्लेट कोर्ट्स एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स, तो आप सूट कहां फाइल सॉरी ट्रांसफर एप्लीकेशन कहां फाइल करोगे, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो, ठीक है। 23(3) इज रिडंडेंट। देखो जब मैं पढ़ाता हूं उस टाइम पे मैं बोलता हूं कि लिखो बेयर एक्ट में रिडंडेंट, कितने लोगों ने नहीं लिखा है, नालायक बताओ। हाँ हाँ ओके, तुमने पूरा ही लिख डाला, गुड ठीक है। ये इसीलिए कहता हूं कि देखो वहां पर बैरक में लिखे रहोगे ना तो ये क्रैश में काम आता है, कि अब मुझे पूरा समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां पर रिडंडेंट लिखवा रखा है, ठीक है। चलो सो 23(3) इज एक्चुअली रिडंडेंट, क्योंकि वो एक्चुअली प्रोविजन सेक्शन 25 प्रिवेल करता है वहां पर। देन सेक्शन 24 इज पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। याद रखना 24 इज जब एप्लीकेशन आपने फाइल कर दी है और उसके बाद हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर सकती हैं, एंड देन फॉर 25 इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो 24-25 पावर बताता है दोनों कोर्ट्स की। अब 24 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन बाय एन एप्लीकेशन भी जा सकती है एंड सुओ मोटो भी जा सकती है, ये भी लिखवाया होगा, देखो लिखवाया है। 25 में इट इज ओनली अपॉन एन एप्लीकेशन, नो सुओ मोटो, वहां पर भी लिखवाया था, गुड। चलो नो सुओ मोटो, तो ये वन मेजर डिफरेंस है। अब सेक्शन 24 में जो जिस कोर्ट के पास सूट फाइल हुआ है वो क्या क्या कर सकती है, ठीक है। सॉरी जो जिस कोर्ट के पास एप्लीकेशन फाइल हुई, ट्रांसफर एप्लीकेशन, वो क्या कर सकती है, वो मेनली 3 चीजें करती है। क्या करती है, हो सकता हो सबऑर्डिनेट कोर्ट से सूट जो है अपने पास ट्रांसफर करके और खुद ही ट्रायल कर दे, पहला। दूसरा, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर करके एंड देन किसी और सबऑर्डिनेट और कॉम्पिटेंट कोर्ट को ट्रांसफर कर दे, ठीक है। और तीसरा, सबऑर्डिनेट कोर्ट से ट्रांसफर करे अपने पास और वापस उसी कोर्ट को भेज दे, ठीक है। ये 3 चीजें वो कर सकती है। अब इसमें एक यूनिक चीज जो है कि वाई ट्रांसफर अ सूट टू योरसेल्फ एंड देन सेंड इट बैक टू द सेम कोर्ट, क्यों करते हैं, उसमें जब ट्रांसफर ऑर्डर आता है उसमें स्पेशल डायरेक्शंस मेंशन होते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड यहां पर एक क्वेश्चन जो और बनता है कि जब मान लो कि एक कोर्ट से मैंने विड्रॉ किया और मैंने दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, तो जो दूसरी कोर्ट है वो कहां से स्टार्ट करेगी, जहां से यहां से ट्रांसफर हुआ था वहां से, या फिर एक नया स्टार्ट करेगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर्स, को जो ट्रांसफर ऑर्डर होता है ना उसमें मेंशन होगा कि आपको रीट्रायल करना है। देखो 24 के सबसेक्शन 2 में देखो, सॉरी सबसेक्शन 3 है ना, आई थिंक 2 ही है। देखो क्या लिखा लास्ट लाइन, इधर रीट्राई इट लिखा है लास्ट लाइन में, इधर रीट्राई इट और प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट, क्या लिखा है, एट विच इट वाज ट्रांसफर्ड और विथड्रॉन, ठीक है। तो इधर रीट्राई इट वाला पार्ट जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोवो ट्रायल, ठीक है। तो जो प्रोसीजर हो चुका था अब वहां से छोड़िए, आप एक नया ट्रायल करिए, दैट इज डिनोवो ट्रायल, राइट, वेरी गुड, राइट। और देन जो ट्रांसफर विड्रॉल ये सब कुछ होता है, नॉट ओनली ऑफ सूट्स, इट कैन बी ऑफ प्रोसीडिंग्स, सूट, अपील और प्रोसीडिंग्स तीनों का होता है। देखो 24 का जो क्लॉज ए है, 24(1) का क्लॉज ए क्या लिखा है, ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि देखो सूट तो हम लोग को पता है सूट क्या है, अपील ही पता है, अदर प्रोसीडिंग में क्या क्या चीजें फॉल कर सकती हैं। वहां पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फॉल करेंगी या नहीं करेंगी, इसके अंदर करेंगी। सबसेक्शन 3 का क्लॉज भी देखो क्या लिखा है, इंक्लूड्स, मार्क करो से। और सबसेक्शन 5 क्या है,
जो डिफेंडेंट का जो एप्लीकेशन फाइल करता है कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, राइट। अ सूट में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ कोर्ट विच डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो 24 इज द पावर ऑफ द एपलेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए 24 है, और 25 किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ओनली अपॉन एन एप्लीकेशन, सुओ मोटो कॉग्निजेंस वो नहीं लेती है, ठीक है। सो सेक्शन 25 जो है उसमें 25 का 1 इज अ वेरी वेग प्रोविजन। वहां पर जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो कौन सा क्राइटेरिया दिया हुआ है? इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। देखो एकदम बीच में मैंने अंडरलाइन भी करवाया होगा तुम लोगों से। तो दैट इज अ वेरी वेग टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड एंड द यूज इज डेलिबरेट। डेलिबरेटली उसको वेग रखा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील। अगर आप वहां से उन्हें वो लेवरेज देनी पड़ती है कि आपको ये सब काम आप कर सकते हो। बट उसमें देखो हम लोगों को एक चीज याद रखनी है विच इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, ऑल्सो नोन एज फोरम कन्वीनियंस। सूट जो है या अपील या नो सुओ मोटो, राइट, वो तो लिखवाया था 25 में। सुओ मोटो नहीं लेता, ओनली अपॉन एन एप्लीकेशन। सूट जो है ट्रांसफर करने के टाइम पर क्या कंसिडरेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के सामने? अरे तुम लोग को 2 लिखवाए थे इसमें, केसेस ऑफ ट्रांसफर एंड केसेस ऑफ नॉन ट्रांसफर, और दोनों के अलग अलग लिखवाए थे। लाइको मनीषा तुम्हारा कहाँ है? तुम उसमें क्यों देख रही हो? रजिस्टर क्यों नहीं लेके आते हो? रजिस्टर तो है तो लिखवाया नहीं है तुम लोगों को केसेस ऑफ ट्रांसफर एंड केसेस ऑफ नॉन ट्रांसफर। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा ना, तुम लोग रजिस्टर किसी का लेकर के फोटोकॉपी करा देना, ठीक है। कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है मेरे से सीपीसी? वीकेंड बैच वालों को तुम लोगों को तो मैंने बताया था। तुम लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ट्राई टू गेट द रजिस्टर फ्रॉम एनीवन, ठीक है। सबका एक ही होगा, माइनर लैंग्वेज भले ही इधर उधर चेंज हो, बट ओवरऑल इट्स द सेम। फोटोकॉपी करा लेना इन लोगों से। एंड उसी में देखो क्या लिखा है, केसेस ऑफ ट्रांसफर defendant will suffer irreparably but the plaintiff will suffer no or marginal or nominal losses, ठीक है। और दूसरा केसेस ऑफ नॉन ट्रांसफर, plaintiff will suffer irreparably, defendant will suffer no or marginal or अगर दोनों को इरेपरेबल लॉस हो रहा है, मतलब प्लेंटिफ अगर मान लो कि ट्रांसफर होने पर या ना होने पर दोनों पर ही प्लेंटिफ को भी इरेपरेबल लॉस है और डिफेंडेंट को भी इरेपरेबल लॉस है, तो प्लेंटिफ इज द डोमिनस लिटिस। चलो कुछ चीजें तो याद है। नहीं एक्चुअली प्रिया लोगों का काफी पहले हुआ, तुम लोग का 1 साल से ऊपर हो गया ना सीपीसी। डोमिनोज वैशाली। चलो, अगर दोनों को इरेपरेबल लॉस होता है तो वहां पर सूट ट्रांसफर नहीं करते बिकॉज प्लेटिफ इज द डोमिनस लिटिस, ठीक है। डोमिनस लिटिस को लिखने के 2 स्पेलिंग्स हैं, वन इज डोमिनस लिटिस एंड द अदर इज डोमिनस लिटिस, ठीक है। मोर यूज्ड अर्लियर वाज दिस, बट अभी ये यूज हो रहा है तो इस पे रखना। एंड डेफिनेटली नॉट डोमिनो। हाँ डोमिनेंट लिटिगेंट, डोमिनेंट लिटिगेंट का मतलब डोमिनेंट, और इसका मतलब होता है डोमिनेंट लिटिगेंट, ठीक है। चलो देन सेक्शन 24 का 24 में आओ, उसमें कितना वो कॉम्पनसेशन अवार्ड क्या सकता है? देखो सबसेक्शन 4 में जाओ, अगर वो फ्रिवलस है या वेक्सेशियस है तो कितना देगा 2000, राइट। अरे रेड विथ 151 होगा ना सब कुछ, तो 2000 क्या यहाँ पर 50,000। देखो अभी कुछ दिन पहले तो कोर्ट ने लगाया था 5 लाख रुपए का, वो आई थिंक किस पे, हरियाणा गवर्नमेंट पे लगाया था, किस पे, किसी एक पे लगाया था, आई डोंट नो, राइट। एंड ये हो गया हमारा ज्यूरिसडिक्शन 25। सो ये पूरा टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू ज्यूरिसडिक्शन। जो भी हम लोगों ने अभी प्रोविजंस किए हैं वो सारे ज्यूरिसडिक्शन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करते हैं?
नहीं, वो तो हम लोग कर चुके बेटा पहले ही। रेस जुडिकेटा करते हैं। रेस जुडिकेटा भी हम लोग क्यों करते हैं, यहीं पर क्यों करने की जरूरत है? जो बोल रहे हैं वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर पढ़ाने की क्या जरूरत है? 21 से 25 करने के बाद हम लोग सेक्शन 11 पे क्यों आते हैं? मतलब पहले हम लोग देखते हैं कि जुरिडिक्शन क्या है, 9, 3, 6, 15 एंड ये 16 से लेकर 25 तक पूरा। देन वी कम टू रेस जुडिकेटा। व्हाई? ओके, रेस जुडिकेटा जो सेक्शन 11 है उसकी जो स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स है वो क्या है? नो कोर्ट शैल ट्राई। कंपेयर दैट विद सेक्शन 9। सेक्शन 9 की लैंग्वेज से कंपेयर करो उसे। शैल ट्राई, तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, जैसे उसका रेस जुडिकेटा इज लाइक एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 9। ठीक है, इसीलिए तो जब आपने जुरिडिक्शन पढ़ लिया है तब आपको यह भी पढ़ना चाहिए कि कहां कहां उसका जुरिडिक्शन नहीं होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्लास कब से तुम लोगों की? अरे ये तो हो गई, नेक्स्ट कब से है तो हो गई। कौन सी है? क्या करूं? तो थोड़ा सा हाँ, वेरी गुड निकिता। रेस जुडिकेटा लिटरल मीनिंग थिंग एडजस्ट। ठीक है, सेक्शन 11 का, सेक्शन 11 के पीछे जो मेन रीजन है, द मेन रीजन इज, अगर ये देखो तुम लोगों को जितने लोगों का आंसर राइटिंग हुआ है, क्योंकि कई लोगों का नहीं भी हुआ है, आई एम अवेयर ऑफ दैट। आंसर राइटिंग में मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब इंट्रोडक्शन लिखना, वहां पर एक चीज मेंशन करना कि अगर ये प्रोविजन नहीं होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। याद है तुम लोगों को? राइट। तो अगर रेस जुडिकेटा नहीं होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा? मतलब कि सेकंड सूट मेंटेनेबल है। अब सेकंड सूट मेंटेनेबल है मतलब कि थर्ड सूट भी मेंटेनेबल है, मतलब फिर फोर्थ भी मेंटेनेबल है, फिफ्थ सिक्स सेवन चाहे जितना भी होगा, इट विल गो इनटू अ नेवर एंडिंग लिटिगेशन। ठीक है, तो रेस जुडिकेटा का पर्पस क्या है? रेस जुडिकेटा का पर्पस है put, तुम लोग पुट सर्टेनिटी टू लीगल रिलेशंस। ठीक है, जो भी कोर्ट्स ने, हाँ, टू गिव फाइनलिटी टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। वेरी गुड। हाँ, अब आ रहे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। फाइनलिटी टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। And one very big misconception that we have in our mind is that रेस जुडिकेटा से सूट अगर बार्ड है तो हम लोग मान लेते हैं कि इस सूट का अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत समझो, सेकंड सूट बार्ड है, बट दैट डज नॉट मीन यू कैन नॉट गो इनटू अपील, यू कैन नॉट गो इनटू रिव्यू, यू कैन नॉट गो इनटू रिवीजन। वो सारी चीजें आपके पास अभी भी ओपन होती हैं। इट ओनली बार्स अ सेकंड सूट, एक दूसरा सूट नहीं आप फाइल कर सकते। आपको अपील करनी है, मोर देन वेलकम टू अपील। रिव्यू फाइल करिए, आप रिवीजन में जाइए, ऑल ऑफ दोज आर ओपन टू यू, प्रिवेंटिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। राइट, चलो, इसमें रेस जुडिकेटा में याद रखना कि मेन पार्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस 0 होते हैं। राइट, ऑलमोस्ट देखोगे बैक ईयर पेपर्स देखोगे, मेन पार्ट से वो इतने पूछ चुके हैं कि अब वहां से क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। मेन कहां से आते हैं? एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, एंड द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एक्सप्लेनेशन 4। किसकी बात करता है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। ठीक है, सिंपल टर्म्स में कैसे समझते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा को? सिंपल टर्म्स में भी मैंने समझाया था। नहीं, वो तो सिंपल टर्म्स नहीं है, वो तो बेराक की लैंग्वेज है, ऑल्दो करेक्ट, बट सिंपल टर्म्स में कैसे समझाते हैं? इफ यू कुड हैव रेज्ड इट, यू शुड हैव रेज्ड इट। ठीक है, अगर आप रेज कर सकते थे तो आपको रेज कर देना चाहिए था। सिंपल, अगर वहां नहीं किया आपने रेज तो आपको यहां पर भी हम लोग रेज नहीं करने देंगे, मान लेंगे कि वहीं आपने रेज कर दिया था। ठीक है, तो जैसे फ्रेंच में नहीं होता कि उस टाइम पे नहीं बोला तो अब मत बोल। राइट, सिंपल, दैट इज रेस जुडिक कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, कि वहां आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी बोलने की, आपने नहीं दी, आपने नहीं ली, तो यहां पर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वरना ऐसे तो लोग हर बार कहते रहेंगे कि अरे वो वाले में मैं भूल गया था, यहां बोल रहा हूं, फिर ये वाले में भी जब हो जाएगा तो फिर तीसरे वाले में कहेंगे वहां भूल गया था, या वो फिर से वो साइकिल जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ, हाँ,
देन एक्सप्लेनेशन 5, एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है? इट एक्चुअली डज नॉट टॉक अबाउट रेस जुडिकेटा, इट टॉक्स अबाउट a relief not specifically granted will be deemed to be refused. यही है, यही है पक्का. रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई अपॉन रिलीफ्स. तुम लोगों को मैंने स्पेशली ये चीज बताया था कि रेस जुडिकेटा रिलीफ पर अप्लाई नहीं होता. एक रिलीफ कैसे बाहर होती है? बाय ऑर्डर 2 रूल 2. याद रखना कि सर न्यू बैच, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता राजश्री. रिलीफ्स याद रखना कि सेक्शन 11 डज नॉट बार द रिलीफ. ये बार होता है ऑर्डर 2 रूल 2 से होता है. ठीक है, राइट. सो एक्सप्लेनेशन 6 किसके लिए है? रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए है. ठीक है. देन वी हैव एक्सप्लेनेशन 7 फॉर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, एंड देन वी हैव एक्सप्लेनेशन 8 फॉर कॉम्पिटेंट. इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? अभी तक तो एकदम क्लियर आया था. एक्सप्लेनेशन 8 किस लिए है? हाँ, competency of the former court. Even if the former court was incompetent to try, its decision will still be deemed as res judicata. ठीक है, वहां पर res judicata लग जाएगा subsequent suit पर. लेकिन limited jurisdiction जो है वो किसकी बात करता है? Only about subject matter jurisdiction and pecuniary jurisdiction, और किसी की बात नहीं करेगा. ठीक है. अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन 8 के बाद इसमें एक्सप्लेनेशन 1 देखो एक बार. एक्सप्लेनेशन 3 है डायरेक्ट रेस जुडिकेटा है. एक्सप्लेनेशन 1 नहीं लिख, अभी 4 कंस्ट्रक्टिव लिखवाया, उसके बाद कह रहा है डायरेक्ट है. देखो नालायक. राइट, देखो उसमें एक्सप्लेनेशन 1, फॉर्मर सूट का मतलब होता है द सूट विच हैज बीन डिसाइडेड फर्स्ट एंड नॉट द सूट विच हैज बीन इंस्टीट्यूटेड फर्स्ट. और ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? रेस सब जुडिस से रिलेटेड है, क्योंकि फॉर्मर सूट, तो यहां पर क्या हो रहा है एक्सप्लेनेशन 1 में, मान लो कि एक सूट फाइल हुआ था और दिस सूट इज अभी पेंडिंग. ठीक है. एट दैट टाइम अनदर सूट, लेट्स कॉल दिस सूट नंबर 2, ये होता है फाइल, और ये बाद में फाइल होता है, बट दिस गेट्स डिसाइडेड फर्स्ट. ठीक है. तो क्वेश्चन ये होता है कि इसमें हम लोग फॉर्मर सूट किसे कहेंगे? फॉर्मर सूट इज द वन विच इज डिसाइडेड फर्स्ट एंड नॉट विच हैज बीन इंस्टीट्यूटेड फर्स्ट. ठीक है. और यहां पर देखो प्रॉब्लम ये होती है कि ये डिसाइड तो बाद में होगा, पहले तो ये भी पेंडिंग रहेगा ना कुछ दिन के लिए. ऐसा तो नहीं होगा कि जिस दिन आपने फाइल किया उसी दिन डिसीजन आ जाएगा. तो पहला वाला सूट पेंडिंग है और सेकंड वाला सूट भी पेंडिंग है. एक्चुअली दिस सेकंड सूट मस्ट बी स्टेड बिकॉज रेस सब जुडिस लग जाएगा. एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है तो आपको दूसरा सूट फाइल नहीं करने देंगे, स्टे कर देंगे. बट रेस सब जुडिस की जो लैंग्वेज है सेक्शन 11 की, फर्स्ट 4 वर्ड्स क्या कहते हैं? नो कोर्ट शैल प्रोसीड. कंपेयर दैट विद सेक्शन 11, नो कोर्ट शैल ट्राई. तो रेस जुडिकेटा जो है वो कोर्ट को बोलता है कि आपके पास सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन नहीं है इस सूट के लिए. ठीक है. वो एकदम